अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पेश खिदमत हैं अपने इस मॉड्यूल 1 के दूसरे सेशन के साथ, जिसका टॉपिक है कंटेक्स्ट एनालिसिस या सिचुएशन एनालिसिस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पहले सेशन के दौरान इस चीज़ के ऊपर बात की थी कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती हैं या ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी कंटेक्स्ट को या किसी सिचुएशन को स्टडी कर सकते हैं। और हमने उसके स्टेप्स की बात की थी कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम किसी सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि सिचुएशन एनालिसिस हो सकता है या कंटेक्स्ट एनालिसिस हो सकता है। दूसरे नंबर पे उसका प्रॉब्लम एनालिसिस हो सकता है। देन उसका किसी भी सिचुएशन के लिए डिसीजन एनालिसिस हो सकता है। और किसी भी प्रिवेलिंग सिचुएशन के लिए पोटेंशियल एनालिसिस हो सकता है कि जब हम किसी सिचुएशन के अंदर सर्टेन एस्पेक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं, फिर हम इस चीज़ को देखते हैं कि हम कौन सा ऐसा पोटेंशियल वहाँ पे मौजूद है जिसके लिए हम काम कर सकते हैं या जिसके लिए चेंज जो है ना उसको लाया जा सकता है, या किन मुहर्रिकात के थ्रू उस चेंज को यकीनी बनाया जा सकता है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कंटेक्स्ट एनालिसिस को या सिचुएशन एनालिसिस के बारे में कि कंटेक्स्ट एनालिसिस या सिचुएशन एनालिसिस होता क्या है और ये किस तरह किया जाता है। अगर आम जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो कंटेक्स्ट एनालिसिस इसको आम तौर के ऊपर सिचुएशन एनालिसिस भी कहा जाता है या इसको एनवायरनमेंट एनालिसिस भी कहा जाता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की खातिर किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जा रहे होते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे कौन से ऐसे अवामिल हैं जो उस वक्त सर्टन सिचुएशंस के अंदर और सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो अवामिल वहाँ पे मौजूद हैं, और उन अवामिल को कार फरमा लाते हुए हम वहाँ पे अपना काम जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं और किसी भी एरिया के अंदर एक जो मुस्बत तब्दीली है उसको लाया जा सकता है। तो ये जो सिचुएशन एनालिसिस होता है ये हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सपोर्ट करता है। सबसे पहले तो ये हमें ये बताता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी डेवलपमेंट एस्पेक्ट के लिए किसी सर्टेन एरिया के अंदर सर्टेन टाइम के अंदर कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। अब वो सिचुएशंस पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए या हमारे काम के लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती हों। तो सिचुएशन एनालिसिस हमें ये भी बताता है कि उन सर्टेन सिचुएशंस को देखते हुए, उन सर्टेन हालात को देखते हुए हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट की खातिर प्लानिंग कर सकते हैं और किस तरह हम अपने जो एक्शंस हैं उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हमें उस सिचुएशन का स्नैपशॉट भी देता है जहाँ पे हम काम करने जा रहे होते हैं, उस सिचुएशन के बारे में बताता है कि जहाँ जिस सिचुएशन के अंदर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने की बात कर रहे हैं। आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम सिचुएशन एनालिसिस को स्टडी करते हैं तो समटाइम्स इसको सिचुएशन एनालिसिस का नाम दिया जाता है, समटाइम्स कंटेक्स्ट एनालिसिस का नाम दिया जाता है और समटाइम्स इसको एनवायरनमेंट एनालिसिस का नाम दिया जाता है। अगर इस एनालिसिस को मज़ीद डिटेल के अंदर कहीं पे किया जाए तो इसके लिए समटाइम्स स्वाट की टर्म्स यूज़ होती है, यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स एनालिसिस, या इसको हम स्लॉट एनालिसिस भी कहते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को स्टडी किया जाता है। तो इसके मुख्तलिफ नाम हैं, तो जहाँ पे भी कंटेक्स्ट एनालिसिस का नाम यूज़ हो, सिचुएशन एनालिसिस का नाम यूज़ हो, एनवायरनमेंट एनालिसिस का नाम यूज़ हो, स्वाट एनालिसिस का नाम यूज़ हो या स्लॉट एनालिसिस का नाम यूज़ हो, तो उसका पर्पज़ यही होता है कि हम किसी भी सर्टेन प्रोजेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी प्रीवेलिंग सिचुएशन के अंदर, किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हम सिचुएशन को स्टडी करने की बात कर रहे होते हैं। तो जब भी हम सिचुएशन एनालिसिस की बात करते हैं तो फिर उसके बाद जब हमने ये समझ लिया कि सिचुएशन एनालिसिस होता क्या है, तो फिर ये चीज़ हमारे जहन में आती है कि सिचुएशन एनालिसिस को करने का क्या तरीक़ाकार हो सकता है। तो
जब हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं कि हमने सिचुएशन एनालिसिस को कंडक्ट किस तरह करना है, तो इसके अंदर सर्टेन स्टेप्स हैं। वो एक सिस्टमेटिक तरीक़ाकार है कि जिस सिस्टमेटिक तरीके से हम सर्टेन मालूमात को या सर्टेन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर अपने एनालिसिस को सरअंजाम देते हैं। तो उन अगर स्टेप्स की बात करें तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स शामिल हैं, और उन स्टेप्स में जो सबसे पहली चीज़ हमारे सामने आती है वो ये होती है कि आइडेंटिफाई द सिचुएशन, कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है या कौन सी ऐसी सर्टेन प्रॉब्लम है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। और सेकंड स्टेप पे हम देखते हैं कि हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या डेवलप करेंगे। तो हमने सबसे पहले सिचुएशन देख ली, वहाँ पे इश्यूज़ देख लिए या प्रॉब्लम देख ली, तो उसके बाद हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डेवलप करते हैं कि हम किस तरह एक सर्टेन इशू को या सर्टेन प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहे हैं। देन फिर हम ये देखते हैं कि जब हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो आइडेंटिफाई करने के बाद और उसका सलूशन लेने के बाद तो कौन से ऐसे हालात होंगे या कौन सी ऐसी तब्दीली होगी कि जिसको हम अचीव करने की तरफ जा रहे हैं। तो उसको आम तौर पे ये कहा जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ शेयर्ड विजन होना चाहिए हमारे पास, कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इशू को एड्रेस करने के लिए या एड्रेस करके हम क्या अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद ये होता है कि हमारे पास जितनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है, कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है हम उसका एक डेस्क रिव्यू करते हैं, कि सर्टेन स्टडीज़ होती हैं, सर्टेन रिपोर्ट्स होती हैं, सर्टेन लिटरेचर होता है जिसको हम स्टडी करते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर या उन पर्टिकुलर हालात के बारे में हमें जो हमारा सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है वो क्या बताती है। जब हमारे पास सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो रिव्यू है उसका स्कोप क्या होगा, इस डेस्क रिव्यू का स्कोप क्या होगा। क्या हमारा डेस्क रिव्यू हमें इतनी इन्फॉर्मेशन या इतनी मालूमात मुहैया कर रहा है कि हम उसकी बेस के ऊपर अपने एनालिसिस को बना सकें या अपने एनालिसिस को उसके ऊपर बेस कर सकें। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी ऐसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मौजूद है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। देन हम जाते हैं प्राइमरी डाटा की तरफ। तो फिर उस सिचुएशन एनालिसिस या कंटेक्स्ट एनालिसिस कंप्लीटली सेकेंडरी डाटा के ऊपर भी बेस कर सकता है, या हम इसको प्राइमरी डाटा के थ्रू भी किया जा सकता है। कि अगर हम ये समझते हैं कि जो सेकेंडरी डाटा हमें मौजूद है या अवेलेबल है जिसका हमने डेस्क रिव्यू किया है, अगर वो हमें इतनी मालूमात मुहैया करता है कि हम उसकी बेस के ऊपर ये डिसाइड कर सकें कि हमारा जो एनालिसिस है इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर एक हम खातिर खा एनालिसिस जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हैं और उसकी फाइंडिंग जनरेट हो सकती हैं, तो सेकेंडरी डाटा की बेस के ऊपर भी सिचुएशन एनालिसिस हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन के अंदर हमें ये लगता है कि सेकेंडरी डाटा हमें इतनी इन्फॉर्मेशन या इतनी मालूमात प्रोवाइड नहीं कर रहा कि जिसकी बेस के ऊपर हम अपना कंटेक्स्ट एनालिसिस जो है ना वो बेस कर सकें, देन हमें प्राइमरी डाटा की तरफ जाना पड़ता है। तो हम जैसे हमारे इस मॉड्यूल के डिफरेंट सीरीज़ ऑफ सेशंस हैं, तो उसके अंदर हम प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के ऊपर मज़ीद तफसील से बात भी करेंगे, और प्राइमरी डाटा कलेक्शन और सेकेंडरी डाटा एनालिसिस के ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो उसके बाद डाटा एनालिसिस है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली, चाहे वो सेकेंडरी डाटा से आई या प्राइमरी डाटा से आई, उस इन्फॉर्मेशन को हमने एनालाइज किस तरह करना है और एनालाइज करके उससे फाइंडिंग जनरेट करनी है। और लास्ट जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने जब फाइंडिंग जनरेट कर ली, हमें उस गैप का पता चल गया कि वहाँ पे प्रॉब्लम कौन सी एग्जिस्ट करती है, तो हम उसके लिए सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं, कि स्टेप्स सजेस्ट करते हैं कि जिसकी बेस के ऊपर वो जो गैप वहाँ पे, जो प्रॉब्लम वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, हम किस तरह उसको फिल कर सकते हैं। तो ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन हो गई कि हमने बात कर ली कि सिचुएशन एनालिसिस होता क्या है, या सिचुएशन एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। और इसके बाद हम इसके ऊपर मुख्तसर से ये बात भी कर लेते हैं कि सिचुएशन एनालिसिस से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है।
जैसा कि हमने पहले बात की कि सिचुएशन एनालिसिस एक तो हमें प्रॉब्लम के बारे में या इश्यूज़ के बारे में बताता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम कौन सी है, इश्यूज़ कौन से एग्जिस्ट करते हैं, उनकी सेवेरिटी कितनी है और उनकी काजेज़ क्या हैं। अब पहले नंबर के ऊपर हमें ये चीज़ पता चल गई कि प्रॉब्लम कौन सी एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे, उन प्रॉब्लम की सेवेरिटी कितनी है और उन प्रॉब्लम की बेसिक काजेज़ की क्या हैं कि जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम इराइज हो रही है। दूसरे नंबर के ऊपर सिचुएशन एनालिसिस हमें यह बताता है कि उस सर्टन प्रॉब्लम की वजह से कौन से ऐसे लोग हैं जो उससे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। यानी कि हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे पोटेंशियल ऑडियंस कौन है। पोटेंशियल ऑडियंस वो लोग होंगे जो उस प्रॉब्लम जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं या जिसको हम हल करने की तरफ जा रहे हैं, उससे जो इफ़ेक्ट होने वाले लोग हैं वो पोटेंशियल ऑडियंस होंगे। और उसके बाद हमें ये हेल्प मिलती है कि ब्रॉड कंटेक्स्ट के अंदर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अगर हम एक माइक्रो एरिया की बात कर रहे हूँ और साथ साथ हम मैक्रो एरिया की बात कर रहे हूँ, तो फिर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ हैं उस टारगेट रीजन के अंदर जहाँ पे वो प्रॉब्लम जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। और उसके साथ साथ चौथे नंबर पे हमें इससे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम उन फैक्टर्स की इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जिन फैक्टर्स की वजह से चाहे वो प्रॉब्लम या वो इशू उन फैक्टर्स की वजह से प्रमोट हो रहा हो या उन फैक्टर्स की वजह से वो प्रॉब्लम या वो इशू सप्रेस हो रहा हो, तो हम उन फैक्टर्स को भी देखने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये मुख्तसर सा तारुफ था सिचुएशन एनालिसिस का या कंटेक्स्ट एनालिसिस का। तो हमने इसके ऊपर अगर हम समराइज़ करें इस डिस्कशन को, तो हमने सबसे पहले ये देखा कि सिचुएशन एनालिसिस या कंटेक्स्ट एनालिसिस होता क्या है और ये किस तरह किया जाता है। सिचुएशन एनालिसिस या कंटेक्स्ट एनालिसिस को करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और ये हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वो कहाँ